हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 8th हिंदी व्याकरण का जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था, वर्तनी और वाक्य अशुद्धि शोधन। ये जो पार्ट हमने पढ़ा था इसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन हम करेंगे प्रश्नोत्तर और कुछ अभ्यास कार्य के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये क्या इसके प्रोसीजर हैं, कैसे इनको हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हमको मिलेंगी, तो इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने आएगा। उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए और जल्द से जल्द आप तक सारी जानकारी पहुँच जाएगी। तो अद्भुत बैच का पार्ट बनिए। ऐसा ना हो कि आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें छूट जाएं, आप पढ़ नहीं पाओ, टॉपिक मिस हो जाएं। तो जल्द से जल्द इसको आप ज्वाइन करिए। चलिए वापस आ जाते हैं हम आज के अपने वीडियो के टॉपिक पर। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक, जैसे मैंने बोला कि व्याकरण का हमारा टॉपिक है वर्तनी और वाक्य अशुद्धि शोधन। यानी कि जो चीज़ें, ऐसे शब्द जिनको बोलते समय या लिखते समय हम गलतियां करते हैं, या वाक्य जिन्हें हम लिखते या बोलते समय गलतियां करते हैं, इन सभी को गलत तरीके से सही करना हमने इस पाठ की व्याख्या में बताया था। इसकी जो व्याख्या कराई थी वो हमने 2 पार्ट में कराई है। एक पार्ट में आपने देखा है कि जहाँ शब्द संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको समझा था, और सेकंड पार्ट में हमने वाक्य संबंधी अशुद्धियों को समझा था और उनको सही करने के तरीके भी सीखे थे। ठीक है, अब चलिए इनका हम रिवीजन करने वाले हैं एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, वर्तनी किसे कहते हैं? क्या होती है वर्तनी? तो वर्तनी क्या होती है, देखिए, वर्तनी शब्द का अर्थ है अनुसरण करना, अर्थात पीछे पीछे चलना, किसी चीज़ के पीछे पीछे चलना। अब हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ हम उच्चारित कर रहे हैं, जो ध्वनियाँ हम बोल रहे हैं, उसी को हम अनुसरण करते हुए हम लिपिबद्ध करते हैं। अब अगर हम उच्चारण नहीं सही करेंगे तो हम लिखेंगे सही नहीं। तो यहाँ पर मोस्टली क्या है, उच्चारण का अनुसरण कर कर लिखित रूप में उसको लिखना ही आपका वर्तनी कहलाता है। तो भाषा के उच्चारित रूप या बोलने में जो कहा जाता है अथवा उच्चरित किया जाता है, उसी के अनुरूप या अनुसार लिखा जाता है। जाहिर सी बात है, जो हम बोल रहे हैं वैसा ही लिखेंगे, इसे ही वर्तनी कहते हैं। तो समझ गए आप क्या है कि हमको सही बोलना है तभी हम सही लिख पाएंगे। फिर क्या है, भाषा का लिखित रूप वर्तनी की सहायता लेता है। अब जो हम लिपि लिख रहे हैं, लिखने के लिए हम लिपि का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लिपि किसका सहारा लेती है? वो भाषा का सहारा लेती है। जो हम बोल रहे हैं वही तो लिख रहे हैं। अतः भाषा के उच्चरित रूप को उसी रूप में लिपिबद्ध करना वर्तनी कहलाता है। यानी कि जो चीजें हम बोल रहे हैं उसको एज इट इज लिखना ही आपका लिपिबद्ध करना होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, रेफ क्या होता है? रेफ किसे कहते हैं ये अब आपको बताना है। ठीक है, तो रेफ को हम देखते हैं क्या चीज होती है। रास का ऊपर रूप, वह रूप जो किसी अक्षर के ऊपर आने वाले स्वरांत व्यंजन पर लगाया जाता है, रेफ कहलाता है। जैसे कर्म प्लस धर्म। तो बेसिकली क्या होता है, रा का जो रूप, जैसे हम ये रा लिखते हैं, रा का ये रूप जब स्वर सहित होता है, ये रूप क्या है आपका, स्वर सहित है। ओके, इसमें जो है वो स्वर मिला हुआ है। अब स्वर सहित कैसे मिलता है, देखिए, यानी कि रा प्लस आ, इसलिए ये स्वर सहित है। अब जब इसको हम स्वर रहित करते हैं, मान लीजिए रा लिखा और उसके नीचे हलत लगा दिया, तो ये आपका स्वर रहित है। स्वर रहित मतलब है कि इसमें से जो ये आ है, ये आ जो है वो गायब है। अब ये सिर्फ स्वर रहित व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम इसको लिखते हैं, कब कहीं पर जब लिपिबद्ध करेंगे, अब जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो इसमें अब इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखते समय हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया है धर्म। अब धर्म जो है कैसे बोल रहे हैं, धर्म, रा निकल रहा है, धा के बाद रा निकल रहा है, पूरा धर्म नहीं हो रहा है, धर्म नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, धर्म। रा स्वर रहित है, पूर्ण रा आ ही नहीं रहा। इसको लिखते समय बहुत सारे लोग कैसे लिख देते हैं, या तो धर्म लिखेंगे, तो धर्म तो होता नहीं है, ये गलत।
दूसरा धर्म, धर्म कैसे लिखते हैं, रा लगा दिया, इसके नीचे लिख दिया, ये भी गलत। हम क्या लगाते हैं, धा, और ये जो ऊपर गोल लगता है इसको रेफ कहते हैं। रा हमेशा जो उसके बाद स्वर सहित व्यंजन आ रहा है उसके ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर इस कर्व रूप में लगता है, इसी को हम रेफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है और कर्व रूप में, उसको रेफ कहा जाता है, जो इस रूप में आपके होता है। ठीक है, क्लियर हो गया रेफ क्या होता है। फिर है पंचमाक्षर वर्ण किसे कहा जाता है, सामान्यतः इनका स्वर रहित रूप किस तरह लिखा जाता है। अब पंचमाक्षर होता क्या है, पहले तो आपको ये बताना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, पंचमाक्षर क्या होता है मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन दे रही थी तब भी बताया था, तो अब फिर से बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन आप सभी को याद है, ठीक है ना, वर्ण मतलब पता है ना, बेसिक चीजें आपको आगे तक चलने वाली हैं। तो पंचमाक्षर क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण जो है पंचमाक्षर कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कहाँ से होते हैं, का से लेकर मा तक। चलिए मैं लिख देती हूँ पंचमाक्षर ताकि आपको पता चले। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं ये आपको मैं बताऊंगी पहले, तभी आपको क्लियर होगा कि पंचमाक्षर क्या है। सबसे पहले हम आ रहे हैं का वर्ण पे। का वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग सब होता है ना, का वर्ग, फिर होता है चा वर्ग, फिर होता है टा वर्ग, फिर होता है ता वर्ग, फिर होता है पा वर्ग। ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन के वर्ग। इनके अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, घा, डा। ठीक है, फिर चा आता है, चा, छा, जा, झा, इया। फिर टा में आता है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर ता में आता है ता, था, दा, धा, धा, ना। फिर पा में आता है पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में उन्होंने क्या बोला, पंचमाक्षर, यानी कि हर वर्ग का पांचवा व्यंजन, 1 2 3 4 5, तो पांचवा व्यंजन जो है वो आपका पंचमाक्षर कहलाता है। यानी कि डा, इया, ड़ा, ना, मा, ये आपके क्या कहलाते हैं, पंचमाक्षर। अब ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं पांचवे, यानी कि स्पर्श व्यंजन के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के हर वर्ग के पांचवे व्यंजन जो हैं वो पंचमाक्षर कहलाते हैं। सामान्यतः इनका स्वर रहित रूप किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये हमने बताया था कई तरीके से लिखा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्णों में के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी हिंदी भी जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। तो इन्होंने क्या बोला, ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियां, ब्राह्मी लिपि और जो उस पे उत्पन्न जो तमाम लिपियां हैं उन सभी की वर्णमाला के, ठीक है, उनके वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर यानी कि पंचम अक्षर यानी कि पांचवा अक्षर। देवनागरी में डा, इया, ढा, ना और मा पंचमाक्षर होते हैं। तो समझ में आया, चूंकि हम देवनागरी लिपि से लिख रहे हैं, याद रखिए हमारी क्या जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि और उसी से जो अधिकांश लिपियां उत्पन्न हुई हैं, तो देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। तो उसके जो हैं पंचमा अक्षर जो हैं वो हैं डा, इया, डा, ना, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए। विभिन्न भाषाओं में पंचमाक्षर का प्रयोग होता है।
जितनी भी भाषाएं हैं सभी में पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इनका हम उपयोग किस तरीके से करते हैं, ये अब आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या है, स्वर रहित पंचमाक्षर यानी कि कौन से हैं, डा ढा इया डा। अब इन्होंने क्या बोला है, स्वर रहित, ध्यान रखना इसमें से अब हम स्वर रहित की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने हलंत लगा दिया तो ये सभी क्या हो गए, स्वर रहित हो गए। जब अपने वर्ग के व्यंजन के पहले आते हैं, यानी कि इसी वर्ग के, जब मान लीजिए डा है तो इसी वर्ग के व्यंजन के पहले आएंगे, तब उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। कैसे, अब मान लीजिए ये है का वर्ग है, का वर्ग में अब वहां पर क्या आप देख रहे हैं, वो क्या है, डा है। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने क्या बोला कि वो अपने ही अक्षर के पहले आएंगे पंचमाक्षर। अब यहाँ गा, तो यहां पर जो ये गा लिखा गया इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए आपने अगर पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको पता होंगी। इस तरीके से भी लिखा जाता है ना। तो बात ये है कि जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इसको ना लिखकर हमने क्या किया, इस डा का हमने यहां पर क्या बना दिया, अनुस्वार बना दिया। समझ में आया। फिर उसी तरीके से आइए पंकज, पंखा। तो अब यहां पर ये जो पंकज लिखा जा रहा है कैसे लिखा जा रहा है, यहां पर पा आया, पा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, माँ है, का वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, डा है। तो यहां पर ये क्या लिखा जा रहा है, ये इसका रूप है, लेकिन हमने इस डा को क्या किया, हमने यहां ऊपर लगा दिया। उसी तरह खा में क्या है, आप खा में देख रहे हैं पंखा आ रहा है, तो अब इसको हमने क्या लिखा, ये। तो अब हम डा को क्या करते हैं, हम उसे उसके पहले उसमें अनुस्वार लगा देते हैं। सेम यही चीजें आप बाकी में भी देखोगे। चा वर्ग में है, चा का क्या आ रहा है, देखिए वहां पर चा में आ रहा है, पा में जा में आ रहा है, चा में आ रहा है, जा में आ रहा है। तो सभी चीजें जो हैं जो अपने वर्ण के अगर उसी वर्ण के आए तो हमेशा वो क्या बन जाते हैं, अनुस्वार बन जाते हैं। तो अब ये अनुस्वार आपके हमेशा जो ध्यान रखने हैं किस में आएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, सब में ये चीजें ऐसी चलेंगी। जैसे यहाँ पर फिर है टा है, कंठ, घंटी, दंड, पंडित। अब यहाँ पर टा वर्ग का आखिरी वर्ग क्या है, डा है। इसको कैसे लिखोगे आप, देखो ये इसका जो मूल रूप है वो कैसे आ रहा है, कंठ। ठीक है, घंटी का कैसे आ रहा है, घंटी, इस तरीके से लिखा जाता है। दंड का कैसे आता है, ये मूल रूप है। ठीक है, पंडित का कैसे आ रहा है, ये इनके मूल रूप हैं, मगर हमने क्या किया, ये आधे जो पंचमाक्षर थे इनके हमने अनुस्वार बना दिए, इसलिए ये इस तरीके से आए। ता वर्ग में, अब ता वर्ग का आखिरी क्या है, ना है। तो अंदर हम कैसे लिखते हैं, देखिए आ आधना दर, अंदर लिखते हैं। पंत कैसे लिखते हैं, पा आधना ता पंत। पंथ कैसे लिखते हैं, पा आधना था पंथ। फिर बंद कैसे लिखते हैं, बा आधना दा बंद। बंधन कैसे लिखते हैं, बा आधना धन, बंधन। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या किया, उस आधना का हमने बना दिया अनुस्वार और लगा दिया उसके पहले वाले व्यंजन में, जो भी उसका पहले वाला वर्ण था, स्वर था या व्यंजन था, उस पे लगा दिया। उसी तरह पा वर्ग में आइए, प्रारंभ, उसका आखिरी वर्ण क्या है, माँ है। अब इसको कैसे लिखोगे, प्रारंभ, प्रा र आधा मा भ, प्रारंभ आया। ठीक है ना, प्रारंभ, चंपक, गुम्बद, दंग, इसी तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को कि कैसे लिखा जा रहा है। तो क्लियर हो गया चीजें कि हमारा जब भी कोई भी पंचमाक्षर जो है वो उसी लाइन के, जो लाइन है उसी लाइन के अक्षर में आएगा तो उसके पहले वो अनुस्वार बन जाता है। अब हम आते हैं रा के विभिन्न रूपों से बने 5 शब्द लिखिए। अब हमें रा से बने विभिन्न रूपों के 5 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। देखिए 5 शब्द, 5 जो रूपों से बने जो 5 शब्द हैं वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके पूरे रूपों को भी बता रहे हैं। जैसे दिया है, व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय रा की स्थिति अलग प्रकार की होती है।
अब रा कई तरीके से होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, यदि रा स्वर रहित है, रा यानी स्वर रहित, पहले ही अपने बाद में कोई अन्य स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि पहला चीज है, हम आपको बता दें, यहाँ पर हम पहली बात कर रहे हैं रेफ की। कई तरीके से लिखा जाता है उन्होंने बताया ना, हम यहाँ रेफ की बात कर रहे हैं। रेफ का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से लगाया जाता है रेफ का चिन्ह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम रेफ लिख रहे हैं, जैसे का है, करम होता है, रा हो रहा है, तो इसमें का, ठीक है, का प्लस रा प्लस मा होता है। अब यहाँ पर देखिए रा जो है वो स्वर रहित है और मा स्वर सहित है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बनाते समय हम का लिखेंगे, फिर उसके बाद मा लिखेंगे, और ये जो रा बीच में था इसे हम रेफ की तरह ऊपर लिख देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफ। जब रा शिरोरेखा के ऊपर लिखता है तो उसको हम रेफ कहते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है। जैसे कर्म, कर्म में भी आप देख रहे हैं कर्म होता है, रा बीच में आया तो उसे हमने माँ के ऊपर लिख दिया। फिर उसके बाद आया शीर्षक, तो शी के बाद रा आ रहा है तो उसे हमने कहाँ लिख दिया, श के ऊपर। जब रा के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन संयुक्त होता है तब रा 4 प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको 4 तरीके हैं इसको लिखने के, चलिए ध्यान से देखिए क्या है। पूरे पाई वाले, अंत और मध्य पाई वाले, दोनों की हम बता रहे हैं। पाई का मतलब क्या होता है, जहां पर इस तरीके से एक आपको शब्द होता है, जैसे यहाँ पर सा है, सा के बाद ये पाई है, इसको हम पाई बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह माँ आया जब, तो माँ के साथ ये जो पीछे शब्द है ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है क्या, पाई कहलाता है। उन्होंने क्या बोला है, पूरे पाई वाले सभी स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित रा के साथ संयुक्त होते हैं तब रा को नीचे के रूप में लिखते हैं, जैसे क्रम, सम्राट, ब्रज। अब जब हम रा को नीचे लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पदेन। क्या कहलाता है, पदेन। अब ये पदेन कैसे लिखा जाता है, देखिए, जो ये ऐसे करके लगाते हैं पदेन। अब ये किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हम बोल रहे हैं क्रम, तो का आधा है, ठीक है, याद रखना ये स्वर रहित रा है, का है, और फिर उसके बाद रा पूर्ण है, फिर उसके बाद मा भी पूर्ण है, यानी कि का जो है वो स्वर रहित है, रा और मा स्वर सहित हैं। अब जब रा से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन आता है तो हमेशा रा जो है उस पहले आए व्यंजन के पद में चला जाता है, इसको बोलते हैं। अब चूंकि वो उसके पैरों में चला गया है इसलिए उसको पदेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदेन बोलते हैं। तो समझ में आया। अब यहां पर आप देख रहे हो, अगर का आया है, का रा से पहले का है तो वह का के नीचे चला जाएगा। अगर ये देखिए माँ के नीचे है, माँ पहले है, रा बाद में है, तो म्र हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर बा के बाद है रा, तो यहाँ वो बा के नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं आप पा के बाद है रा, तो ये प्रा हो गया। तो ये एक तरीका होता है जब हम लिखते, तो इसको बोलते हैं पदेन। नेक्स्ट आते हैं स्वर रहित दा और हा। जब स्वर युक्त रा के साथ संयुक्त होते हैं तब रा को इस तरीके के रूप में लिखा जाता है। अब ये क्या होता है, जब दा और हा जब स्वर युक्त, याद रखिए, जब स्वर रहित दा और हा आता है। अब इन्होंने क्या बोला, सेम चीज, यहां पर हा और दा ये क्या है, स्वर रहित हैं। क्या है, स्वर रहित हैं, इनके स्वर रहित हैं। अब इनके बाद अगर रा आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, जब हम हा लिखेंगे तो इसमें एक ऐसे डंडा लगा देते हैं, ये बन जाता है। और दा हम जब लिखते हैं तो दा के नीचे द्र हो जाता है, ये होता है। हा का ह्र हो जाता है और दा का द्र हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, हा ये हास है और ये द्रव्य है। समझ में आया, ह्रास और द्रव्य, ये इस तरीके से लगता है। आगे अभी हमारे कितने हुए, 2 हुए। इसके तो 4 नियम है ना, तो 2 नियम अभी और बाकी हैं।
अब देखिए नियम क्या है, स्वर रहित टा और डा जब स्वर युक्त रा के साथ संयुक्त होते हैं तब रा और ना, को ना के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है चलिए देखते हैं। इन्होंने एक तरीका और हमें बताया। अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि जब टा और डा के साथ, अब ये क्या है, ये दोनों स्वर रहित हैं मगर रा हमारा क्या है, वो स्वर सहित है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना भी बना रहे थे जिसमें पाई थी उसके नीचे लगा रहे थे तो आसानी से लग जा रहा था, लेकिन अब टा और डा में तो पाई होती ही नहीं है, उसमें हम कैसे लगाएंगे। उसमें लगाने का तरीका क्या होता है, अब हम लिख देते हैं ट्रा, ये ऐसे डा के नीचे और इनके नीचे हम ऐसे करके रा लगा देते हैं, यानी कि उल्टा वी बना देते हैं, तो वो हो जाता है ट्रा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये ड्रा है, क्या है, ड्रामा शब्द है। इसको कैसे लिखा, ड्रा, ये डा आधा है, ये रा है, तो इसको जोड़ा तो इसके नीचे ये देखिए उल्टा वी बन गया। फिर उसी देखिए ट्रा कैसे बना, इसने कैसे बताया, टा और रा है, टा आधा है, कैसे बना, टा के नीचे रा लगा दिया। फिर उसी तरह यहां पर राष्ट्र देखिए, यहां पर शा आधा है, ठीक है, ये देखिए शा आधा है, फिर टा आधा है, फिर रा आधा है। तो इस कंडीशन में अब दो चीजें जो हैं वो आधी हैं, स्वर रहित है, शा और टा। तो उन्होंने क्या किया, शा को आधा किया, टा को पूरा किया और वो जो रा था वो हमने नीचे लगा दिया। समझ में आ गया ना। तो ये हमेशा क्या है, उन दोनों के नीचे उल्टे होके लटक जाता है वी। जब आपको टा आधा है और रा पूरा है तो हमेशा रा जो है वो पदेन में ही आएगा, उसको भी पदेन ही बोलते हैं, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है। ये सभी पदेन है, जो तरीके अलग अलग बताएं, लेकिन चूंकि ये जो व्यंजन है वो अलग अलग तरीके से लिखे जा रहे हैं, इसलिए इनके रूप बदले हैं, इनको हम पदेन ही बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वर रहित शा जब स्वर युक्त रा के साथ संयुक्त होता है तब शा के रूप में लिख सकते हैं, किंतु इसके लिए मानक वर्णमाला में शा रूप स्वीकृत है। यानी कि जब शा के साथ रा मिलता है तो ये क्या बनता है, श्रा बनता है। हमने जब आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे तो संयुक्त व्यंजन में छत्र, ज्ञा और श्रा बताया था ना, तो ये वही मानक रूप है आपका, शा के साथ श्रा श्री हो जाता है, इस तरीके से बन जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, इकारांत और उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि शब्द शुद्ध रूप से हो। अब इकारांत क्या होते हैं, वे शब्द जिनके अंत जो हैं बड़ी ई की मात्रा से होते हैं, इकारांत हैं। जैसे हम बोलेंगे कहानी, क्या बोला हमने, कहानी, रानी बोलते हैं ना, रानी है। तो इनमें आप देख रहे हो इन सभी की जो अंत है वो बड़ी ई की मात्रा से हो रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके इकारांत शब्द। क्या कहलाते हैं, इकारांत, यानी कि ई बड़ी ई की मात्रा पर अंत होने वाले शब्द इकारांत शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा उन्होंने बोला उकारांत, दूसरा शब्द क्या उन्होंने बोला, उकारांत। अब उकारांत क्या होता है, ध्यान दीजिए यहां पर उकारांत है, यानी कि जो छोटे ऊ की मात्रा पर अंत होते हैं, जो छोटे ऊ की मात्रा पर अंत होते हैं। एक उकारांत होता है, एक उकारांत होता है। जो छोटे ऊ की मात्रा पर अंत होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। चलिए अब देखते हैं इनमें क्या सावधानी बरती जाती है। सबसे पहले यहां पर हम बता रहे हैं इकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय सावधानियां। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो तो, बड़ी ई की मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय बड़ी ई का छोटी ई हो जाता है। जैसे यहां पर ये बड़ी ई है तो ये क्या बन जाएगा, छोटी ई, ऐसे कहानियां, ठीक है। उसी तरह रानी का क्या बन जाएगा, रानिया, क्या बन जाएगा, रानिया। समझ में आया। देखिए यहां पर जो बड़ी ई की मात्रा है वो किसमें बदल जाती है, छोटी में। ये देखिए बड़ी ई की मात्रा कहानी, कहानियां, बिल्ली, बिल्लियां, मिठाई, मिठाइयां। ये देखिए बड़ी ई की मात्रा थी, यहाँ क्या आ गई, छोटी की मात्रा आ गई। फिर क्या है, लड़की, लड़कियां। तो इस तरीके से जब भी आप इकारांत का शब्द है और उसे बहुवचन में बना रहे हैं तो वो क्या आपका हो जाएगा, वो हमेशा आपका बन जाता है
छोटी ई की मात्रा में तब्दील हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उकारांत। उकारांत बताते समय क्या उन्होंने बताया कि उकारांत वाले शब्द हमने क्या बताए थे, जैसे बताया था आपको भालू। अच्छा, ये तो उकारांत है, यानी कि बड़े ऊ का अंत है। जो बड़े ऊ होते हैं वो छोटे ऊ में बदल जाते हैं। उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जिन शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा हो और उसका बहुवचन बनाते समय बड़े ऊ का छोटे ऊ हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर भालू है, तो भालू का हम क्या कर देंगे, भालुओं। क्या बना देते हैं हम उसको, भालुओं, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, भालू बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा बदल गई। लट्टू छोटे ऊ की मात्रा में लट्टुओं में बदल जाती है। तो जब हम बड़ी ई, हमेशा बड़ी ई छोटी में बदल जाएगी और बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाएगा। अब सपोज कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे जहां पर अंत में छोटी ई रहती है, तो छोटी ई का बड़ी ई नहीं होगा। जैसे आपको एक शब्द है विधि, क्या है, विधि है, निधि है, तो इसमें देखिए अंत में क्या है, ये छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटी ई की मात्रा ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको बदल देंगे। अंत में जब छोटी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई रहेगी। उसी तरीके से जब आपका किसी भी उसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो वो छोटे ऊ की मात्रा में ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान, यानी कि अब हमारे पास कुछ ऐसे फिलप्स हैं जिन्हें हमें सही तरीके से भरना है। देखिए क्या है, आज गाड़ियों का धुआं हवा में को प्रदूषित कर रहा है। अब यहाँ पर अशुद्ध रूप लिखा है, हमें शुद्ध लिखना है। धुआं नहीं होता है, क्या होता है, धुआं, यानी कि धा में छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो सही क्या है, धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है। कल बाजार में डैश का सामान बहुत ज्यादा बिक रहा था। किसका लिखा है, श्रृंगार। श्रृंगार कोई होता नहीं, क्या होता है, श्रृंगार। एक तो ऊपर अनुस्वार होता है और नीचे री की मात्रा होती है। तो सही क्या होता है, श्रृंगार का सामान बहुत ज्यादा बिक रहा था। अब आते हैं व्यापारियों ने एक डैश मंडल बनाया है। व्यापार मंडल बनाया, व्यापार नहीं होता, क्या होता है, व्यापार मंडल बनाया है। तो सही शब्द क्या है, व्यापार मंडल बनाया है। अब आते हैं, सभी बच्चे डैश गुरु का आदर करें। सभी बच्चे डैश, अब यहां पर गुरु जो है वो गलत लिखा है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा होती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है, रा में ऊ की मात्रा लगाते समय बहुत सावधानी बरती जाती है। जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हमेशा ऐसे लगाते हैं, और जब हम बड़े ऊ की मात्रा रा में लगाते हैं तब हम ऐसे गोला करके बनाते हैं। ये एक फर्क होता है जब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को लगाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो समझ में आए, वही चीज यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ पे लिखा था गुरु, गुरु, तो यहाँ पर गुरु नहीं होता, क्या होता है, गुरु होता है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है। फिर आते हैं, ईश्वर की महिमा डैश है, अलौकिक। अलौकिक होता है कि अलौकिक होता है, सही क्या होता है, ईश्वर की महिमा अलौकिक है। फिर हमारे देश में कई डैश बोली जाती है, भाषाएं। भाषाएं, भाषाएं नहीं होता, भाषाएं होता है। इनके ऊपर क्या लगेगा, अनुनासिक लगेगा। तो सही क्या है, ए के ऊपर अनुनासिक लगना है, क्योंकि यहां पर हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया जोड़े मिलाने का काम, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं और इधर शुद्ध रूप लिखे हैं, ठीक है। इनको हम मिलाते हैं। सबसे पहले कीड़ा, कीड़ा नहीं होता है, इसका क्या होता है, क्रीड़ा, ये इसका शुद्ध रूप है। फिर नारायण, नारायण नहीं होता, क्या होता है, नारायण, नारायण, ड़ होता है। फिर है तरुण, तरुण नहीं होता, क्या होता है, तरुण, ड़ होता है, तरुण नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, तरुण। फिर आते रणभूमि, नॉट रणभूमि, इस रणभूमि, क्या कहते हैं, ना नहीं होता, ड़ होता है, क्या होता है, रणभूमि। उच्चारित सही करिए, यही वर्तनी, इस पाठ में यही बताया गया है
कि आपको उच्चारण सही करना है। तो यहाँ पर रणभूमि नहीं क्या होगा, क्या होगा, रणभूमि। नेक्स्ट आते हैं विरलाप। विरलाप क्या, विरलाप नहीं होता, क्या होता है, विलाप। क्या कहते हैं इसको, विलाप। फिर है वधू। वधू नहीं कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वधू। क्या बोलेंगे, वधू। ये है। अब ये हमने मिला तो दिए, मगर एग्जाम में ऐसे नहीं मिलाइएगा आप, ये हमने यहां पर ऐसे मिलाया है। इसको इस तरीके से मिलाएंगे, यानी कि पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे और जो सही आंसर है वो ऑप्शन हम उसी के सामने लिख देंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। और हाँ, ये कई लोग ऐसा भी करते हैं कि खाली का खा गा जो यहाँ पर है वो लिख दिया, उसका आंसर नहीं लिखा। ऐसा नहीं करना। जो उसका सही रूप है, पहले आप का खा गा जो आएगा वो लिखेंगे और उसके आगे जो उसका सही वर्ड है वो आप लिखोगे। जैसे यहाँ पर कीड़ा का क्या है, क्रीड़ा। नारायण, नारायण। तरुण, तरुण। रणभूमि, रणभूमि। विरलाप, विलाप। वधू, वधू। तो इस तरीके से इसका सही रूप उसी के सामने आप लिख दोगे। ऐसा नहीं करना कि कटपिट कटपिट करके मिला दिया और टीचर ढूंढते रहेगा और आपको मार्क्स नहीं मिला। ये काम कभी नहीं करना। हमें ये चीज़ शुरू से अपने आप में आदत डालो कि कटपिट कटपिट हमें करना ही नहीं करना है। एकदम एग्जाम कॉपी जो है वो नीट एंड क्लीन रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने जो है ना ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर दिया एक तरीके से। चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन पहले ही 2 पार्ट में हो चुका था, अब हमने रिवीजन भी कर लिया। जो मेन चीज़ें थी वो सभी चीज़ हमने रिवाइज कर ली। अब हमारी बारी रहेगी हमारे टेस्ट की, यानी कि ये हमने चैप्टर कितने अच्छे से समझा है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा MCQs बेस्ड। हाँ, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन और लेकर आई हूँ, वो है आपकी अद्भुत बैच संबंधी जानकारी। क्लास 6 to 8 आपका इंग्लिश मीडियम का अद्भुत बैच मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ चुका है। इस बैच में आपको जो सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं आपके साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको इस पैकेज के इस क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे अद्भुत बैच में। अब ये जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ये सारे ही आपके रहेंगे बेस्ड ऑन कंप्लीट CBSE बोर्ड सिलेबस, यानी कि CBSE बोर्ड ने जितने भी सिलेबस आपको दिया हुआ है इन सब्जेक्ट्स का उन्हीं बेस्ड पर ये रहेगा। इसके साथ ही हम इसमें आपको कराएंगे डाउट सॉल्विंग सेशन, यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के बाद ऐसा होता है जहां आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं जो डाउट की क्लियरेंस, यानी कि जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद आपको 1 शॉट रिवीजन, यानी कि जो भी चैप्टर्स हमने आपको क्लियर किए, जो भी आपके सब सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी के आपको 1 शॉट में रिवीजन कराए। एक बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, अब इनका रिवीजन होगा। फिर उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर है ऑनलाइन टेस्ट होगा। सब कुछ करने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो वो टेस्ट के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन भी आपको करवाएंगे। उसके बाद माइंड मैप वीडियोस रहेंगे कि किस किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, सब कुछ चीज़ें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस के भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए ये प्रिपरेशन भी आपको सारी कराई जाएगी। अब देखिए ये सारी क्लासेस हैं, 6 to 8 हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और साथ ही साथ इतने सारे पैटर्न्स में आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये सभी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, अगर आप अभी इस बैच को लेते हैं तो आपको ऑलरेडी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए कितना मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कूपन लगा देते हैं मैग्नेट 10 करके तो आपको एडिशनल जो है 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। 50% वो और 10% ये, तो दोनों मिलाकर आपका कितना हो गया, 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो जल्द से जल्द जो है इस बैच को ज्वाइन करिए। अब इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या इतना सब बताने के बाद भी अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस हैं तो उनको आप जान सकते हैं कैसे। ये नंबर दिया गया है 7049597408। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें एक आपको फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए
और जैसे ही आप सबमिट करेंगे कुछ समय बाद ही आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी इस अद्भुत बैच से संबंधित। ये बैच शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द जो है इसमें ज्वाइन करिए, ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाएं। तो हरी अप। तो ये वीडियो तो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।